वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है, जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, एक औरत है, उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था, और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, जो मुलजिम है, इस डर से, उनके खौफ से वो नहीं जा रहे हैं कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है, दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं, तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारवा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा करती है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की कसम पुरसी की हालत के चलते बॉलीवुड अदाकार की सैफे महोत्सव में शिरकत पर सियासी व समाजी गोशों से तनकीद की जा रही है, लेकिन सलमान खान ने सैफे महोत्सव में परफॉर्म करने का दिफा किया है। सलमान के मुताबिक वो जहां भी परफॉर्म करते हैं उससे उन्हें वहां के मकामी अफराद की सेहत और तालीम के शोबों में मदद का मौका मिलता है। वाज़ेह है कि सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन मुल्क के कई मकामात पर सेहत और तालीम के शोबों में माली एतबार से नुमायां रोल अदा कर रही है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 1000 से जायद हिंदुस्तानी दिल्ली आए हुए हैं। इस मौके पर सीनियर सहाफी कुर्बान अली ने बरतानिया से आई हिंदुस्तान निजात चांद किरण से गुफ्तगू की। चांद किरण ने शिकायत की कि कॉन्फ्रेंस में एनआरआई के मसाइल सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मकसद था आपका इस कॉन्फ्रेंस में आने का, और आप की जो तवक्कुआत हैं वो किस हद तक खरी उतरी? मैं आपसे खास तौर पे यूं कहना चाहती हूं कि मैं यहाँ कभी नहीं आई, पहली बार आई हूं, और मेरी खास जाती जो वजह है वो ये है कि मैं यहाँ पे रिटायर होना चाहती थी और मैंने तमाम पैसा यहाँ बैंक्स में रख दिया था, और ये बहुत ही मसला है एनआरआईज के लिए। मेरा अकेली का मसला नहीं, हजारों लोगों के पैसे, अमेरिका, कनाडा, तमाम रहने वाले, उनके पैसे बैंक्स कनाइव करके बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलके अभी सिटी बैंक में भी 25 करोड़ का घपला हुआ है, और कल की अखबार में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। खैर, वो मेरा मकसद था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से जाती तौर पे उनसे मुखातिब होके कहूं कि इस प्रॉब्लम और इस मसले के लिए आप क्या करेंगे। तो उससे कुछ मायूसियत यूं हुई कि जितने भी मिनिस्टर और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो कल आए, तो कुछ ऐसा सिलसिला था कि यानी लगा कि वो कहीं चांद पे हैं, आसमान पे, और हम दूसरे मुल्क में। आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई? बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, कोई इंटरैक्ट करने की सूरत ही पैदा नहीं की गई। और फिर दूसरा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, ये भी सवाल, कि ये तमाम एहतमाम है एनआरआईज के पैसे के लिए। दिस नो अदर रीजन, दे वांट आवर मनी कि यहाँ पे इन्वेस्ट की जाए। अगर वो मनी हमारी आके यहाँ चोरी हो जाए तो हॉल के अंदर कम से कम 2/3, 2/3 मीडिया और स्पॉन्सर्स और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रवासियों को तो कोने में डाल दिया गया है। अच्छा, यानी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है और उसमें आपकी बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, बिल्कुल कोई सुनी नहीं जा रही है बात। खबर दिन भर का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिला स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिव्यानी खोबरागडे मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान अमेरिका के वजीर तवानाई ने हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है। अमेरिकी वजीर तवानाई को अगले हफ्ते दिल्ली आना था। उधर दिव्यानी के मामले की इब्तिदाई समाअत 13 जनवरी को होगी। तवानाई के एक अफसर के मुताबिक फिलहाल वजीर तवानाई अर्नेस्ट मोनिज हिंदुस्तान नहीं जा रहे हैं। मोनिज को हिंद अमेरिका तवानाई मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी करना थी। इन मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में ताउन और हिंदुस्तान को शल गैस की एक्सपोर्ट में इजाफे के सिलसिले में पेशरफ्त मुतवक्के थी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वजीर तवानाई मोनिज के दौरे की आइंदा तारीखों के बारे में हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू करके फैसला किया जाएगा। वीजा फ्रॉड के मामले में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में तलखी आ गई है। हिंदुस्तान ने अमरीकी सिफारती अमले को मिलने वाली मराहत में कमी कर दी है। अमरीकी कौंसल खानों से अपने अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां नहीं चलाने को भी कह दिया गया है। हिंदुस्तान ने खोबरागडे के मसले का हल निकालने के लिए अमरीका को ताउन की पेशकश भी की है। हिंदुस्तान का कहना है कि दिव्यानी खोबरागडे का मसला सुलझाने में अगर अमरीका को अपने दाखिली कवानीन से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच अमरीका के एक विफाकी जज ने दिव्यानी खोबरागडे की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसी की अपील की थी। ये समाअत 13 जनवरी को होगी। अमरीकी सेशन अदालत बराए जुनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि इस मामले में समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर दिव्यानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बदनवानी के मुकदमे में आज इस्लामाबाद की कौमी एहतसाब अदालत में पेश हुए, लेकिन आज उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी और समाअत 18 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बदनवानी के मुकदमात में इस्लामाबाद की कौमी एहतसाब अदालत में पेश हुए। जरदारी पर बदनवानी के कई इल्जामात आयद हैं। इनमें वजीर आजम हाउस में पोलो ग्राउंड की तामीर और ट्रैक्टर डील में घोटाला शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान उनके वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि जरदारी के खिलाफ आयद इल्जामात बेबुनियाद हैं और कौमी एहतसाब अदालत उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। जरदारी के वकील ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर अदालत से ये भी अपील की कि जरदारी को अगली समाअतों में अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नवाज शरीफ के साबिका दौरे हुकूमत में बदनवानी के 12 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें से 8 मुकदमात में जरदारी बरी हो चुके हैं। 4 मुकदमात की समाअत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां वजीर आजम मनमोहन सिंह सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी प्रवासी भारतीय इजलास से खिताब कर रहे हैं। Been envisaged during the 12th five-year plan period, we must put in place enabling factors, most prominent of which is education. I believe that education is the alchemy that can bring India its next golden age. The success we achieve in educating our people will determine how fast India joins the ranks of leading nations in the world. As visitor to all central institutions, universities, IITs and NITs, I have been traveling the length and breadth of our country, pointing out that India needs world-class universities and has not produced a single Nobel Prize winner
from working in Indian institutions since Sir C.V. Raman. On the other hand, there is no lack of talents. Recent recipients of the Nobel Prize, Hargobind Khorana, Chandrasekhar Subramaniam, Subramaniam Ramakrishnan, and Dr. Amartya Sen are either the products of Indian universities in the graduate studies or postgraduate studies. Therefore, there is no lack of talent. There is no lack of talent among the talented teachers. Perhaps what is need that we shall have to emphasize more on research and innovations. I have been urging our educational institutions to invest more in research and development and to pursue greater international linkages by establishing collaborations with foreign universities and inviting the best of faculty from across the world to come and teach in our institutions. Over the last 9 years, the government has prioritized higher education and supported it with increased resources. Enrollment to higher education institutions in the country has increased from 13.9 million in 2006-07 to 21.8 million in 2011-12. India has today 659 degree awarding institutions and 33,023 degree colleges. However, despite significant growth in the number of higher educational institutions, we have few institutions of global standards. But that was not the case in the past. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के टैलेंट की सताइश की और नोबेल इनामात का तस्करा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, रिसर्च शोबे में गैर मुल्कों से राबिता किया जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नए साल का जश्न जारी है और बीते साल की कुछ खूबसूरत यादें अभी भी ताजा हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बीते साल में सूबे की सियासत ने किस तरह से करवट बदली और सूबे के अक़लियत तबके को बीता साल कैसे एक नई सियासी सीख दे गया। प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीनी तो दिल्ली में आप पार्टी ने कांग्रेस को धूल चटाई। इस सब के बीच राजस्थान की सियासत में आजादी के बाद शायद पहला मौका था जब विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी महज 1% रह गई हो। 14वीं विधानसभा में कांग्रेस से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में सूबे के करीब 14% मुस्लिम आबादी के लिए भाजपा के 2 नुमाइंदे ही हाउस में आवाज बुलंद कर सकते हैं। राजस्थान की माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार की पहली प्राथमिकता राजस्थान को सड़कों में अव्वल लाने की, और जो वर्तमान सड़कें हैं जो टूट चुकी हैं और करीब करीब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां खत्म हो चुकी हैं, उनको नए सिरे से नवनिर्माण करना और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। इस सब के बीच आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों और कस्बों में और देखते हैं पिछले साल यानी वर्ष 2013 में
अधूरे ख्वाब की टीम के सामने अक़लियत तबके की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं उठाई गई। सरकारी स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट है लेकिन उर्दू टीचर नहीं है। ये जब से स्कूल खुली तब से है, 10-12 साल हो गए। पानी की बहुत समस्या है, कुएं में पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से औरतें पानी लाती है और पानी पीने की भी परेशानी है, जानवरों के लिए भी परेशानी है, हर तरफ से परेशानी है। नालियों की तो सफाई नहीं होती है, कभी कोई नहीं आता इधर। जो भी नेता आते हैं वो यही कहते हैं हम इलेक्शन के बाद करवाएंगे, कुछ भी नहीं होता इधर। देखो नालियों की हालत, बुखार था, सब घर के अंदर आ रहा है बच्चों में। गंदगी बहुत है यहाँ, बच्चे गिर जाते हैं, रोज हमेशा बच्चे गिर जाते हैं। छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, वो पढ़ के एजुगोर कादम भरी जाते हैं। तो ये देखो यहाँ हमारे घर के मुंडा के ऐसा पड़ा है कि कोई एजुगोर बैठ नहीं सकता है। कोई बाहर आदमी आ जाता है अच्छा, तो हमारे घर से एजुगोर थू थू करके चले जाते हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, जो लिटरेचर टीचर हमें चाहिए वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लिटरेचर टीचर आर्ट्स और बायो के भेजे जाए। फाइनल कर लिए बीकॉम और अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। हमेशा हर नौकरी में जाते हैं, कुछ न कुछ मतलब निकाल देते हैं। पहले अजमेर भी गया था, वहाँ पे भी नंबर नहीं आया। डॉक्टर था, उसने हाथ में MS पॉइंट दे दिया, फिर बाद में कुछ हुआ नहीं उसका, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, 2 दिन नहीं आवे, 3 दिन नहीं आवे, 3 दिन भी नहीं आती है, 4 दिन भी नहीं आती है। ट्रक में फिर हम पैसे दे देंगे, 150 रुपए का ट्रैक्टर मंगाते पानी का, जब जाकर वो पानी की परेशानी दूर होती है। हमारी परेशानी इतनी ज्यादा है कि पानी हमारे को पीने तक भी नहीं मिल रहा है। इतनी ज्यादा गंदा पानी आ रहा, सुबह पानी आया देखो तो देखते रह जा, बहुत ज्यादा जीर पड़ने के जैसे पानी आ रहा, पीने में नहीं आ रहा हमारा पानी। इतनी बुरी परेशानी है, पेट में इतनी खराबी हो रही है। कोई मतलब सुनाई नहीं किसी की, कोई मतलब न किसी सफाई, न पानी की सुविधा है। यहाँ पानी आता है, टोटल फ्लोराइड पानी आता है, 10 मिनट पानी, 3 रोज से 10 मिनट पानी देते हैं सिर्फ। कोपला मत देख रहे हो ना आप, कितनी गंदगी है यहाँ। कुएं के ऊपर, कुएं का पानी बहुत गंदा है ना, गंदगी की वजह से पीने पाए। और जो सरकारी लाइन आती है वो सिर्फ ऐसे टाइम पे आती है जो कोई भर नहीं पाते हैं, 2 घंटे भी पानी नहीं आता है। बड़ी परेशानी होती है पानी की। 25 साल में आज तक हमारा कोई BPL नहीं बना, और BPL बना है तो मुझे नगर पालिका वाले आदमी ले रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर नाम है और राशन में नाम नहीं है हमारा BPL के अंदर। ठेला चलाता हूँ, कभी मेरे पास मजदूरी है, कभी नहीं है। मेरा एक कमरा है और मेरा घरवाली 25 साल से बीड़ी बांध रही है, रामकन बीड़ी वाले की बांध रही है। मैं 30 साल से, जो मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली का राशन कार्ड बन जाए, बीडीओ का फार्म। हाँ तो मैं जाता हूँ, कभी भी शिकायत करता हूँ, अभी भगा देते हैं, अपना का राशन कार्ड बना देते हैं। सरकार ने जो योजनाएं निकाली है BPL के तहत, वो मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। न BPL राशन में फायदा है, न BPL सहायता में फायदा है। 20 साल हो गए मेरे को, लेकिन कोई BPL में सुनता नहीं। मैं जब कैंप लगता है वहाँ जाती हूँ, लेकिन बाहर निकाल देते हैं। नाम आ जाता है उनका नगर पालिका में, लेकिन काट देते हैं उस नाम को। 2 बहन है, 3 लड़की मेरे और 1 लड़का अभी फड़ी रहे, छोटा लड़का, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सबके पास जाई मैं, SDO के पास भी गई थी और इनके नगर पालिका में भी जाई, जैसे करीब चेयरमैन के पास भी गई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं मेरी। आज भी नहीं, 20 साल हो गए इंतकाल हुआ। 12 साल हो गए हमारा आदमी खत्म हुए। और है ना, मैं जाती हूँ ना BPL में, तो वो हमें सहायता के पैसे मिलते हैं ना, भगा देते हैं। एप्लीकेशन लगाने गई नहीं तो यूँ कही कि इक्सी में खत्म हो गई, इसकी आ गई मैं वापस। कोई कम से कम 2 महीने हो गए मको बोलता है, पर ना कोई सहायता ही नहीं करता हमारी। मेरा आदमी खत्म हुए 12 साल हो गई, और 8 लड़की 1 लड़का है, मेरे कोई सुनाई नहीं करता। नेताओं के पास जाते हैं तो और सुनते नहीं है। और ना में ये पैसे मिल रहे हैं गरीब सहायता में, मकानों के लिए, उसमें मेरी कोई सुनाई नहीं करी। और मैं बीड़ी बनाती, मेरा पेट भरती हूँ। यहाँ सारे शहर की गंदगी ला के जमा कर रहे हैं और डाल रहे हैं। और फर्स्ट क्लास बावड़ी थी, ये पानी का छोटा तालाब था, जिसको इन्होंने टोटल गंदगी यहाँ ला के भर रखी, और जिससे सारी यहाँ की पब्लिक को है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सबको तरह तरह की बीमारियां फैल रही। परबतसर कस्बे में साफ सफाई की भी बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में हर तरफ गंदगी पसरी रहती है, वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, नालियां गंदगी से अटी पड़ी रहती हैं, जिसके चलते मलेरिया जैसी कई खतरनाक बीमारियों का भी डर बना रहता है। मलेरिया, पीलिया, फोड़ापन से निकलते हैं बच्चों को इस गंदे पानी में खेलने की वजह से, क्योंकि ये पानी यही है, बच्चे भी यही पैदा हुए, तो ये कहाँ जाएंगे। नालियों की समस्या, पूरा शहर का पानी इसी नाली से निकलता है, आगे बरसात के अंदर पास होता है। जब तक ये गंदा पानी यही इसी नाली के अंदर भरा रहता है, जिससे जानवर पैदा हो जाते हैं, अक्सर बीमारियां आती रहती है और कोई सुनने वाला नहीं। सुबह 7 बजे आए थे तो इनको किसी ने भी नहीं संभाला। हम डॉक्टरों के गेट बजा रहे थे तो गेट भी नहीं खोला किसी ने, नर्स वगैरह किसी ने भी नहीं सुनी हमारी बात। बहुत परेशानी हो रही थी, हम तो
कभी किसी के पास जा रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे थे। सुषमा जी 9 बजे जाने वाले थे, बोले मेरी ट्रेनिंग है, और उन्हें पता था कि उन्होंने मुझे देखा, उन्हें पता था कि 10 मिनट में डिलीवरी होने वाली है, फिर भी बोले कि शकील जी के पास जाओ। हॉस्पिटल में कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कंपाउंडर कोई भी नहीं थे। शकील जी के डोर पे मतलब हमने कई बार रिंग बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर टाइम पे बैठते नहीं है, चेम्बर में नहीं बैठते, अपने अपने क्वार्टर में बैठते हैं, वहाँ अच्छी तरह पीस लेते हैं, अच्छी तरह देखते हैं पेशेंट को। अधूरे ख्वाब में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि सूबे के मुसलमानों ने तालीम के मैदान में क्या कुछ हासिल किया। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। यू आर आउटस्टैंडिंग रॉकस्टार, मैं आपका फैन हूँ। दो दिन बाद से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं अधूरे ख्वाब से जुड़ी 2013 की खास झलकियां। और आइए अब देखते हैं कि पिछले वर्ष मुस्लिम तबके ने तालीम के मैदान में क्या कुछ हासिल किया और कैसे वो शिक्षा के प्रति जागरूक नजर आए। घर वाले भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ और मुझे पढ़ाई का शौक भी है और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी लड़की को दाखिल किया था स्कूल में, तो पहले तो क्या लड़कियां संकोच करती थी, लेकिन अब जैसे पहले स्टार्टिंग से लड़की पढ़ रही है, अभी ये BA कर रही है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची की तरह और भी लड़कियां जो है अब आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल के पर्दे से बाहर निकल के जो है जा रही है। तो पहले से कंडीशन अच्छी है लड़कियों की।
और मैं समझता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। कोई बहाना नहीं होना चाहिए बच्चों को। ये तो पढ़ाई कब भी किसी भी उम्र में कब भी भाई जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो कोई भी वक्त भाई तो काम ही आ सकती है इसकी तो जरूरत, चाहे ऐसे शादी के बाद में या मतलब कुछ भी हो, किसी भी वक्त कोई मुश्किल में हो तो पढ़ी लिखी हो तो भाई अगर बच्ची है पढ़ी लिखी है तो वो घर में ट्यूशन दे सकती है बच्चों को। अगर मुश्किल वक्त है उसके ऊपर नहीं रोजी का मसला है कुछ है तो भाई वो घर में बच्चों को ट्यूशन भी दे सकती है, तो उससे अच्छा ही है ना। मुस्लिम नौजवान जो है सबसे मेन कमी है एजुकेशन की, पढ़ नहीं पाए। नई जनरेशन है तो काफी हद तक सुधार है पहले से, लेकिन कुछ स्कूलों की कमी है, मदरसों की कमी है बच्चों की एजुकेशन के लिए। कारण उसका कि 70 से 80% मुस्लिम वर्ग कमजोर है, मजदूर वर्ग है जो यहाँ मिल में मजदूरियां होती है उनमें तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन वो दे नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर इतना अच्छा रहा नहीं यहाँ पे कि बच्चे वहाँ पे सही तरीके से एजुकेशन पा सके। प्राइवेट स्कूल को वो लोग अफोर्ड कर नहीं पाते, इतना पैसा दे नहीं सकते। पहले सभी लोग यही मानते थे कि हमारा लड़का होशियार जवान हो गया है, अभी इसकी शादी करेंगे, पढ़ाई करनी थी उतनी पढ़ाई कर ली, उसके बाद चलो इनको बाहर भेज देते हैं, वहां जाएगा 2 पैसे लेके आएगा तो उस हिसाब से घर खर्चा है और वगैरह सबकी ज्यादातर मजबूरियां थी। आजकल क्या है कि पढ़ाई है, आज सब पढ़ाई को अहमियत देते हैं। तो आगे जाके भी अगर उधर का भी माहौल तो खराब हो रहा है, ये तो सबको मालूम है कि वहां से भी सभी को इधर आना ही है। तो इधर आएंगे तो या तो कोई अपना जॉब खोलेंगे या फिर कुछ पढ़ाई, अगर बच्चों को पढ़ा लिखा के अगर कोई किस लायक बना दिया है तो उस हिसाब से उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। पहले पढ़ाई नहीं थी, उस हिसाब से सब लोग को यही लगता थी कि चलो पढ़ाई तो नहीं है, नौकरी भी नहीं है, उस हिसाब से सब जाते थे उधर। लेकिन आज का मुसलमान थोड़ा ग्रेजुएशन के हिसाब से थोड़ा तरक्की कर रहा है तो उसे लगता है कि उधर की बातों में कुछ नहीं है, हो सके जब तक अपने पैरों पे खड़ा हो और यहीं पे कुछ अपना बनाने की सोचे। मैं आगे फ्यूचर में पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी मेरे घर की कंडीशन बहुत ही खराब रही है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ फ्यूचर में और मैं बनकर कुछ करना चाहती हूँ हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए और खासकर तो मुस्लिम समाज के लिए, खास कर हमारी जाति के लिए, क्योंकि हमारी जाति में मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ी हूँ, क्योंकि हमारी जाति में मेरे पढ़ने पर भी सब विरोध उठा रहे और मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ रही हूँ। और मुस्लिम समाज होने के कारण मेरे शायद माता पिता भी मुझे परमिशन नहीं देते हैं, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। शायद ये विश्वास से शायद मैं कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ। आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी 12th क्लास में मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा तो मजदूरी करते हैं, इस कारण ना फीस भी नहीं भरी जा रही है। मेरे को तो बहुत शौक है आगे बढ़ाने का, कोई को नर्स बनाने का शौक है, कोई को टीचर बनाने का शौक है। अपन मेरी घर की हालत देख के वैसे मैं यहाँ की फिर भी कोशिश पढ़ रही, उतना तो मैं पढ़ा रही बच्चों को, उतनी कोशिश पढ़ रही, उतना तो पढ़ा रही, मेरी जान के ऊपर से पढ़ा रही। मेरे घर वाले तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी के अलावा इनको बच्चों की कैसे भी करके मैं फीस निकालती हूँ। आगे तो मेरा सपना 1 लड़की 3 लड़की है, मेरे 3 तरह की लड़कियों को ऐसी बनाई। और ये हमारे बिसाई जाते में कोई पढ़ाते भी नहीं, लड़की को पढ़ाते भी नहीं। और मैं समाज से बाहर निकल के फिर मैं बच्चों को विरोध उठा के मैं सब इनको आगे बढ़ा रही हूँ। मैं दरअसल बच्चे और बच्चियों का जो लिंग भेद है उस चीज पर बहुत लंबा समय हो जाएगा। लिंग भेद का तो अंतर होना ही नहीं चाहिए। हमारी जो कम्युनिटी है, अगर महिलाओं के साथ जो आधी आबादी है इसके साथ हम उपेक्षा बरतेंगे और इनको बराबर का हिस्सेदार नहीं समझेंगे तो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार पर जो हमारी कौम पिछड़ी है वो जैसी है उस स्थिति में ही। मैं BA LLB ऑनर्स 4th ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रही हूँ और बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। वेरी स्मॉल प्लेस, इट्स भादरा, बहुत ही छोटी सी जगह है, पर मेरी फैमिली के सपोर्ट से आई हैव रीच्ड टू जामिया मिलिया इस्लामिया। स्कूल में भेजना, ड्यूटी पूरी करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनको सपोर्ट करना, आखिर बच्चे ही तो हैं, उनको उनके साथ पीछे लगना, उनको समझाना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट, आप क्या कर सकते हो। मौलाना महमूद साहब, हम देखते हैं कि राजस्थान में 5000 से ज्यादा दीनी इदारे हैं जहाँ पर दीन की तालीम होती है और कई ऐसे मदरसे भी हैं जहाँ पर जो है वो आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। आपको क्या लगता है, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान के कोने कोने से आकर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, रहते भी हैं, खाने पीने का इंतजाम है सारा। आपको लगता है कि जो तालीम का जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है उतना, वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ जो जरूरी है आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए, वो क्या दी जा रही है? आप मुतमईन हैं इस चीज से? खुद अपने तालीमी इदारे की बात कर लें तो आप। मदारिस इस्लामिया का जो मेन मकसद है वो है इस दुनिया के अंदर सीधी और सच्ची जिंदगी गुजारना और इंसान
सीधी सच्ची जिंदगी जभी गुजार सकता है जब उसे अपने मजहबी तौर पर अपने पैदा करने वाले का, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के हालात का इल्म हो। अब मसला